चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मनीष जी के पास में चल रहा हूं। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अब आप कार्यकर्ताओं को साहब मनाएंगे कैसे नीतीश कुमार? जिस तरीके की नाराजगी, वो रोष, वो गुस्सा अभी दिख रहा है हमें सीएम आवास के बाहर, जाहिर सी बात है कि वो लोग खुश नहीं है। और नीतीश कुमार ने पहले कोई संवाद किया नहीं, पहले कोई चर्चा की नहीं, अब आप सीधे आपने फैसला लिया है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपने ही नेताओं से, अपने ही कार्यकर्ताओं से, कि वो नहीं चाह रहे हैं। उनको मनाया कैसे जाए? विशाल भाई, होता क्या है, कार्यकर्ता नाराज हैं तो कार्यकर्ताओं को खुश तो करना ही, संतुष्ट करना होगा। और देखिए, ये बड़ी मजे की बात है, बीजेपी किस तरह की राजनीति चलती है कि पूरे विपक्ष को उन्होंने काम पे लगा दिया कि सब नीतीश कुमार को विक्टिम साबित करेंगे और कहेंगे देखो भाजपा क्या गलत काम कर रही है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही राज्यसभा जाएंगे तो बीजेपी नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दे देगी। और जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया, नेता जो कार्यकर्ता है वो संतुष्ट। क्योंकि आप समझ लीजिए, जो बीजेपी समझती है कि नीतीश कुमार उनके लिए सम्माननीय है और उपयोगी हैं, तो उनका उपयोग वो बिहार के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में जरूर करना चाहेगी। इसलिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का जिस तरीके से मोदी से प्रेम संबंध है, अच्छा निजी संबंध है, मुझे लगता है केंद्र में भी उनकी प्रभावी भूमिका होगी। तो बिना मंत्रिमंडल में आए उनकी भूमिका प्रभावी नहीं हो सकती। तो प्रभावी भूमिका होगी तो ये मैसेज आएगा बिहार को कि जेडीयू कमजोर नहीं है और जेडीयू का मंत्री है केंद्र में और ठीक मंत्री है। उसका फायदा बिहार में पिछड़ों को जोड़े रखने में रहेगा, जेडीयू को जोड़े रखने में रहेगा, और लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू की अच्छी बॉन्डिंग नजर आए, इसके लिए जरूरी भी है। तो मैं समझता हूं राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। परिवार के फ्रंट पर नीतीश कुमार के बेटे को बीजेपी के मैनेजमेंट में उनको पोजीशन मिलेगी ताकि अगली बार वो बड़ा चेहरा बन सके। एक युवा चेहरा सामने आ जाएगा तो जो आरजेडी की काट है वो सामने आ गई कि हमने तेजस्वी के मुकाबले युवा चेहरा खड़ा कर दिया। 3, जेडीयू को जोड़ने के लिए नीतीश कुमार को केंद्र मंत्री बनाया जाएगा या कोई बड़ी भूमिका इस तरह की दी जाएगी जिससे कि उनका प्रोफाइल बिहार के मुख्यमंत्री से कम बड़ा नजर आए। 4, बिहार में अब डेवलपमेंट का ऐसा खेल चलेगा कि जनता को लगेगा कि जो भी हो नीतीश जी थे बहुत अच्छे थे, लेकिन बीजेपी और भी अच्छी हो गई। तो मुझे लगता है गुजरात को जैसे पैटर्न को आगे रख के बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना। बस दिक्कत सिर्फ ये है कि बीजेपी के पास उतना प्रभावी कोई नेता नहीं है। जैसे असम में या यूपी में योगी और हेमंता मिले, उस तरीके से किसी एक नेता को पूरी ताकत से सामने आकर बेधड़क काम करना होगा। मैं समझता हूँ ये रोचक समय है और बिहार के भविष्य के लिए ये अच्छा हो रहा है। नीतीश जी जा नहीं रहे, नीतीश जी मार्गदर्शक रहेंगे, लेकिन निर्णय लेने के लिए युवा चेहरा, फ्रेश एनर्जी सामने आएगी। ये बिहार के भविष्य और बिहार के वर्तमान दोनों के लिए बेहतर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी बोले। हेलो जी। अब प्रश्न मेरा यह है कि जितने भी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को हमने सुना, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो ऑपरेशन लोटस है, ये तो जबरदस्ती बीजेपी ने हटा दिया है, तो साजिश कर दी है। ये तस्वीरें आपको कुछ बयान करती हैं या नहीं करती हैं, ये आप देखना नहीं चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार ने वाकई में ट्वीट किया है और नीतीश कुमार ने अगर खुद लिखा है, तो बाहर उनके सीएम आवास के बाहर मार्केटिंग क्यों है और उनके विधायक उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? उनके भी जो मंत्री हैं वो उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? उनके कार्यकर्ता उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? ये सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। और अगर इस सवाल का जवाब भी अगर आप नहीं खोल सकते हैं, तो फिर मैं इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? आप बताइए कि पूरे पटना के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो, राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस हो, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के ऊपर मार्केटिंग हो गई है। क्यों मार्केटिंग की गई? ये सवाल अपने आप में बनता है। क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं, आज तो खुशी का माहौल था, अगर उनके तरफ से ये हो रहा है तो फिर ये मार्केटिंग क्यों कर दी गई? अगर इस सवाल से भी अगर आप बचना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से जयचंद है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, मीडिया के अंदर भी जयचंद है, जो सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हैं, सच्चाई को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते हैं, सच्चाई को एडॉप्ट नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पे चलना चाहते हैं। तो आपके मुताबिक ये बीजेपी की साजिश है और साजिश से हटा दिया गया? नहीं, अगर आपको अगर लगता है कि ये बीजेपी की साजिश नहीं है तो क्या है? मैं कहता हूं कि जेजेपी हरियाणा के साथ क्या हुआ, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल पंजाब का क्या हुआ, मैं कहता हूं कि शिवसेना का क्या हुआ, मैं कहता हूं कि एकनाथ शिंदे का क्या हुआ, मैं कहता हूं कि
मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका क्या हुआ? मैं कहता हूं कि चिराग पासवान के पिताजी के अगर पुतले को अगर तोड़ा गया, नष्ट किया गया, उनके फोटो को भेजा गया, तो इसमें क्या हुआ? ये सारे सवाल आपके सामने जैसे है पहाड़ की तरह खड़े हैं, लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं लेना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? और हम लोगों ने तो आगाह किया है, लगातार सालों से हम आगाह कर रहे हैं। भूजा पार्टी हम कहते हैं कि ये भूजा पार्टी वाले लोग एक दिन ऐसा करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री जी अपने खुद के ट्वीट को लिखते हैं, उनके अंदर इतनी इच्छा है, इतना उत्साह है, तो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर अभी आप अपने कैमरामैन को भेजिए, मार्केटिंग क्यों लगी है? आप ये पूछिए कि जो नीतीश कुमार जी का जो आवास है, उनके घर के बाहर मार्केटिंग क्यों लगी है? ये मार्केटिंग, ये सत्ता का नशा, प्रशासनिक सेवा का इतना कड़ा रवैया क्यों है? मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं। आपके सवाल को सीधा मनोज जी के सामने रखते हैं, जेडीयू से वही हैं, वही उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मनोज जी, आरजू खान साहब कह रहे हैं कि अगर इतने एक सेकंड आपने अपनी बात रखी है सर, जवाब। अरे सर, जयचंदों की चर्चा भी कर लेंगे आराम से, जयचंदों की भी चर्चा आप ही बोल लीजिए फिर। अरे आरजू खान साहब, आप सवाल पूछ रहे तो जवाब तो ले लीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए फिर। आपका सवाल जेडीयू से, मैं जेडीयू से पूछ रहा हूं आपका सवाल। मनोज जी हैं हमारे साथ, सुन लीजिए। मनोज जी वो कह रहे हैं कि अगर इतने उत्साहित है राज्यसभा जाने के लिए नीतीश जी, तो उनके आवास के बाहर इतने कार्यकर्ता दुखी परेशान क्यों घूम रहे हैं? इतने उत्साहित है नीतीश जी तो। देखिए, दुखी या परेशान कोई कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी इच्छा होती है, और हर इच्छा में है, नेता के जो इच्छा होती है उसको कार्यकर्ता मानते हैं। और यही कारण है कि कार्यकर्ता अभी वहां पहुंचे हैं, और अभी मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसकी घोषणा कर दी है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे कार्यकर्ता वहां से समाप्त हो जाएंगे, कोई वहां रुकेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो विपक्ष तो उसी चीज को बोलेंगे ना, तो उनसे नहीं मतलब है वहां बैरिकेडिंग क्यों है? अरे मुख्यमंत्री आवास है, भीड़ बढ़ रही है, तो वहां बैरिकेडिंग नहीं होगा क्या? जदयू कार्यालय है, वहां बैरिकेडिंग नहीं होगा क्या? तो ये सब कोई मामला नहीं है। जब नीतीश कुमार जी ने कह दिया खुद ही, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में जरूर इसका रहेगा। कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के सम्मान करेंगे विशाल जी। और जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, विपक्ष के पास बोलने के लिए क्या है? विपक्ष तो चुनाव के टाइम में भी बोल रहे थे कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यहाँ महाराष्ट्र वाली हाल हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही शपथ लिया। तो विशाल जी, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता थोड़ा उद्वेलित है, उनको लग रहा है, कार्यकर्ता अपना भावना का उजागर जरूर करेंगे, आप रोक नहीं सकते हैं। तो आ चुका है, और आप देख लीजिएगा 1-2 घंटे के बाद से सारी स्थिति वहां पर अच्छी तरह से हो जाएगी, और सारे चीज, सारा समय, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब उसके बाद कार्यकर्ता, पार्टी के नेता ये कि किनको मुख्यमंत्री बने, किनको क्या हो, उस संबंध में बातचीत होगी। तो कार्यकर्ता नीतीश जी के बात का हमेशा से ही सम्मान करते आए हैं, और इस बार भी सम्मान करेंगे। अरुण जी विदा लेते हैं, दूसरे चैनल पर पहले से समय है। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अरुण जी, अब यहां से आगे क्या, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्या तय कर रखा है कि हमारा चेहरा कौन है, हम किसे बनाना चाहते हैं, कौन डिप्टी सीएम होगा? अब तो पूरा समीकरण बदलना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, ये कोई बात सबक समाप्त नहीं हुआ है। यदि नीतीश कुमार ने अपने एग्जिट प्लान पर खुद साइन किया, यो इस रूप में कि वो राज्यसभा में जाएंगे, तो उसकी परिणति थी कि उनको सीएम का पद छोड़ना होगा, वो तो दिल्ली की राजनीति करेंगे। अब मनीष जी ने जो एक देखी है, परिकल्पना है, या उनका ये आकलन है कि वहाँ केंद्र में एक दायित्व मिलेगा। कोई केंद्रीय मंत्री का दायित्व सीएम से बड़ा मैं नहीं मानता हूं। कि जो नीतीश जी ने 2 दशक बिहार में राज किया, जो कार्यकर्ताओं में आज मायूसी है, क्षोभ है, नाराजगी है, उसी का प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि उनका नेता जो आज केंद्र में, यदि अभी तो मेंबर ही बन के जा रहे हैं, तो सत्ता तो यहाँ छीन जाएगी। जिस दिन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और बैठा दिखेगा, तो उस दिन बिहार में तो जदयू अब सत्ता में होगी नहीं, सत्ता में सहभागी होगी।
तो एक स्थिति बदल जाएगी। अब जो सीएम होगा उसका ऑरा, उसका नाम, उसका काम, उसकी चर्चा होगी। तो ये सवाल जो अभी है, आपने कहा कि ये बीजेपी ने तो सारा प्लान तैयार किया है, सब ओवरनाइट नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल ये मैं मानता हूं कि जो बिहार की सामाजिक बनावट है, नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी को पहली बार, जैसे नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, पहली बार सीएम का पद मिलेगा। दूसरी बात, कौन चेहरा होगा, तो अभी फिलहाल जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, अभी कुल मिला जुलाकर 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उसमें बड़ी और बड़ियतम कहिए, हर तरह से प्रभाव काम, और कुछ इधर डिप्टी सीएम बनने के बाद जो किए हैं लव कुश समीकरण, जिसको कहते हैं कि एक तरफ 17.5% ज्यादा, या कहिए कि जो राजद का एम-22 है उसके काट में यहाँ लव कुश समीकरण अति पिछड़ा जो नीतीश कुमार ने बनाया। अब उसमें अभी उनका केमिस्ट्री भी अभी नीतीश कुमार की उनकी अच्छी, आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी के पिताजी शक्ति चौधरी के जन्मदिन पर जब नीतीश मिलने गए तो कहे कि आपका बेटा बहुत बड़ा बनेगा। और सीएम के रूप में नीतीश कुमार तो पहले भी कहते रहे, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में उन्होंने दमदाहा की मीटिंग में कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है। तेजस्वी के साथ जब वो सत्ता में थे तो कहते थे कि भाई अब अगला सीएम यही होगा। तो नीतीश कुमार तो ये कहीं ना कहीं उनको अपना भी ये भास है कि अब हमारा, अच्छा नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक जीवन में जो उनका उत्कर्ष था वो हो गया, जितना दिवेश देना था दे चुके, अब उसको मेंटेन करना यही उनके लिए बड़ी चुनौती थी, जो आज की तारीख में नहीं है। न लॉ एंड ऑर्डर पर, न विकास, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि संसाधन की कमी है, कानून व्यवस्था के सवाल पर अब वो स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट में चेंज ओवर हो रहा है, ये राजनीत में है, एक बदलाव अपेक्षित था जो हो रहा है। और जो बीजेपी ने अपनी पूरी लाइन, हाँ इसमें एक और चेंज होगा कि नीतीश कुमार के बेटे का सरकार में होंगे, संगठन में होंगे, आने वाले दिन में थोड़ा हम लोगों को लगता है कि सरकार में उनको जगह मिलेगी, वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और फिर उसमें 2 डिप्टी सीएम होगा, जदयू का ये भी एक दिख रहा है अभी, जिसमें एक यदि निशांत होंगे तो दूसरा कोई और होगा, कोई अगली जाति का होगा, इसलिए कि पिछड़ी जाति का सीएम, पिछड़ी जाति का एक डिप्टी सीएम होगा लवकुश के हिसाब से, तो दूसरा अपर कास्ट होगा। कुल मिला जुलाकर जो एक बिहार की सामाजिक, मैं कुछ राजनीतिक दलों की और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि क्या नीतीश कुमार का यहां से जाने का मतलब यह है कि जेडीयू को अब सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी, या जेडीयू अब भी सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी को बरकरार रख सकती है? पहले जरा सुनते हैं प्रतिक्रिया क्या आ रही है नेताओं की इस फैसले को लेकर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कम होगा, लेकिन नीतीश जी 3 साल पहले अपने लोगों के बीच में कहा था कि जो हमें राज्यसभा जाने की इच्छा है, और अभी उनको कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन से गए हैं, आगे भी ये सरकार चलेगी उन्हीं। हालांकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है, बिहार की लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूँगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। मनीष जी, तो ये तय माना जाए कि अब सीएम की कुर्सी पर दावेदारी भी नहीं बची है, अब छोड़ना ही पड़ेगा सीएम की कुर्सी का, जो पद है सीएम का वो छोड़ना ही पड़ेगा, बीजेपी को ही देना पड़ेगा, या जेडीयू अब भी अपनी दावेदारी को रख सकती है सीएम की कुर्सी पर? मेरे ख्याल से जेडीयू को दावेदारी नहीं करेगी, क्योंकि बदले में जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री के पद मिलेंगे। और देखिए बीजेपी का तो ये प्रयास है, इस समय बीजेपी बड़ा भाई है, अगर आप नंबर देखें है ना, उनके 89 एमएलएज हैं। तो मुझे लगता है लॉजिकली भी ये उचित है कि भाजपा को सत्ता मिले, भाजपा के इसको दूरगामी लक्ष्य हैं, बदले में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को सपोर्ट रखे, उसको कोऑर्डिनेट रखे और उनको पूरा सम्मान मिले, है ना। अभी पत्रकार महोदय ने एक बात कही, उन्होंने रामविलास पासवान को जिक्र किया, एकनाथ शिंदे का जिक्र किया। देखिए मैं इसमें ये कहता हूं, राजनीति में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी 2 नेताओं का नहीं हो सकता। अगर 2 नेता जुड़वा भाई हो, श्यामाचरण शुक्ल विद्याचरण शुक्ल, तब भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कंपैरिजन ठीक नहीं है। फिर भी एकनाथ शिंदे आज खराब स्थिति में नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे के रहते कभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन पाते?
क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के रहते उप मुख्यमंत्री बन पाते क्या? जवाब है नहीं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पहले उनके पिताश्री बाला साहब ठाकरे ने तय किया था कि वो सत्ता में भागीदार नहीं होंगे, उद्धव ठाकरे ने शुरू से तय किया सत्ता के भागीदार होंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अगर अपने लिए या अपने समाज के हित के लिए अगर कुछ किया तो उनका डिसीजन था और वो डिसीजन में खराब नहीं रहा उनका। अगर उनके परिप्रेक्ष्य में देखें, उनके निजी परिप्रेक्ष्य में देखें, उनके पार्टी के हित में देखें, उनके अपने निजी कार्यकर्ताओं के हित में देखें, तो ये डिसीजन को खराब नहीं रहा। वहीं चिराग पासवान की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी है। आपको क्या लगता है, अगर कोई जेडीयू का कोई नेता रूठ जाता है आज नीतीश कुमार के इस निर्णय से, तो उसे लगता है कि तेजस्वी यादव ज्यादा इज्जत दे देंगे क्या? या तेजस्वी यादव क्या उसको जगह मिल जाएगी क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए वर्तमान में एक पत्रकार महोदय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, पांडे जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि कोई भी फैसला एक दिन में नहीं होता, ये पूरी तैयारी चल रही होती है। पूरी तैयारी चली होगी, वेल थॉट डिसीजन लिया होगा, हर मुद्दे को दोनों पार्टियों ने तैयारी हर को तो एंगल फिर से लोग ऐसे सोचा भी देख होगा। सकते हैं ना मनीष जी, कि जब चुनाव आया, अभी तो वही बात है ना, 3 महीने हुए रिजल्ट आए हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि 3 ही महीने में ये फैसला हो गया होगा। फैसला तो ये हुआ होगा ना कि नीतीश जी के चेहरे पर जीत जाते हैं पहले चुनाव, जब चुनाव जीत जाएंगे उनके चेहरे पर तो कुछ समय के बाद उनको हटा दिया जाएगा। ऐसे अचानक से तो फैसला हो नहीं गया होगा। अब आप इस पूरे शब्द में आपसे इससे सहमत हूं, लेकिन शब्दावली क्या है कि नीतीश कुमार हट जाएंगे या नीतीश कुमार नेतृत्व परिवर्तन में सहयोग करेंगे, या नीतीश कुमार ये कहेंगे मेरा रोल बदला जाएगा। आज वो राज्यसभा सांसद है, कल को केंद्रीय मंत्रिमंडल बन सकते हैं और 6 साल हेलो। बाद दोनों राज्यपाल भी बने, और इस हाँ। दौरान उनके बेटे की हाँ। एंट्री हो जाए, 5 साल वो लोअर प्रोफाइल पे काम करें, उसके बाद अपर प्रोफाइल पे आ जाए, एक बार हाँ। नॉर्मल विधायक बन जाए या किसी निगम का आ जाए, कहीं संगठन अच्छा, संभाल लें, रखिए उसके बाद वो सीधे आगे बढ़ जाए। तो मुझे रखिए। लगता है कि हमें इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, इस बिहार की जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। आज भी इस तो देश की मनीष जी, जनता आप ये नेता कह के रहे हैं कि ये बिहार की जनता के साथ ठीक हुआ कि जिसका चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा, जिसके चेहरे को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ा, उसे 3 ही महीने में हटा दिया जाए, तो ये बिहार की जनता के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने देखा इस देश में चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया? सोनिया गांधी के चेहरे पर लड़ा गया। सोनिया गांधी चुनाव जीती, बिल्कुल जीती। क्या वो मुख्य प्रधानमंत्री बनी? नहीं बनी। देश ने कैसा कैसा प्रधानमंत्री वो तो देखा? डे 1 पे क्लियर देश हो ने गया ना कि वो मनमोहन नहीं सिंह बन जैसा रही हैं। प्रधानमंत्री वो देखा। बन के फिर पीछे थोड़ी ना हटी थी, वो तो डे 1 पे क्लियर हो गया था कि वो नहीं बन रही हैं। वो चुनाव तो सोनिया गांधी के चेहरे पे लड़ा था ना। चलिए ठीक। शान परवेज साहब हैं आरजेडी से। शान परवेज साहब, आवाज मिल रही है आपको? शाहन जी, ठीक। अरुण पांडे जी के पास में चल रहा हूं। अरुण जी, मैं कई जगह पर अब सोशल मीडिया पे भी पढ़ रहा हूं, कई लोगों के बयान भी सुन रहा हूं, और जिसमें सम्राट चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे है। आपके मुताबिक आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा? सम्राट चौधरी को लेकर कहा जाता है कि ये सियासत में ये लवकुश कहे जाते हैं, जो एक कोयरी से और एक कुर्मी समाज से आता है, और दोनों की कुल मिलाकर आबादी हो जाती है 7%। कोयरी समाज की 4.21%, कुर्मी की 2.87%, और इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, उनके पास रहेगा। क्या ये ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल यही मैंने कहा कि सम्राट चौधरी का एक तो अभी नीतीश कुमार से उनकी अच्छी केमिस्ट्री बनती है, जैसे अभी सुशील मोदी से बनती थी। और लवकुश वाली बात जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में एक और लालू प्रसाद की राजनीति तो अभी है ना। 18वीं विधानसभा के चुनाव में 30% से अधिक वोट मिले राजद। सीटें भले 25 में सिमट गई और लड़े थे 141, लेकिन लवकुश तो ये बिल्कुल जनाधार है। देखिए, बिहार में भी सभी नेता जो कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले हैं और अपने जाति के नेता हैं, जाति का समूह बना के उनकी राजनीति चमकती दमकती है। तो लवकुश समीकरण में, लेकिन एक सवाल अभी मैं फाइनल इसलिए नहीं कह रहा हूँ, 90% तो उम्मीद है सम्राट चौधरी का ही, लेकिन भाजपा की जो कार्यशैली है और अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में यही दोनों बता सकते हैं कि कौन कहाँ सीएम होगा, कौन क्या बनेगा। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहीं ना कहीं हाँ, हम लोग को इसको भी कहीं कुछ क्षण के लिए रोक रखना चाहिए। आखिर ये हम यहाँ अभी कहते वही होंगे और कोई दूसरा कोई जिस ढंग से पिटारे से निकलता है। अभी 2 ही वहाँ है पार्टी के नेता और उनके पिटारे से अभी राज्यों में आपने देखा, कई राज्यों में किसी ने नहीं घोषणा, एक नाथ सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में जो डिप्टी सीएम थे सीएम हो गए और सीएम थे डिप्टी सीएम हो गए। बाकी राज्यों में जहां भाजपा शासन में आई वहां किसी ने उम्मीद की थी कि कहां मोहन यादव होंगे, कहां कौन होगा।
इसलिए भी, लेकिन सम्राट चौधरी का आज बिल्कुल जो अभी स्टेज है उसमें मुझे लगता है कि अभी कोई दूसरा चेहरा सामने, लेकिन अब चर्चा हो रही थी कोई महिला मंत्री, महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, तो कौन हो सकता है, तो कहीं रमा निषाद का नाम आया, फिर कोई दलित हो सकता है। भाजपा में देखिए ना, अभी पवन सिंह की हम लोग चर्चा कर रहे थे और शिवेश राम आ गए। परिवारवाद की बात करते हैं, वही मुन्नी लाल केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे हैं, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, एक एमएलए रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो भाजपा का जो अभी खासकर केंद्रीय नेतृत्व है, कुछ ऐसा चौंकाने वाला फैसला हम लोगों ने नितिन नवीन के बारे में, कोई 50 नाम विशाल जी हमसे आपसे भी पूछा जाता कि कौन होगा, तो हम नितिन नवीन का नहीं लेते नाम नहीं लेते नाम, और आ गए वो। इसीलिए वही जो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, कुछ इस तरह का फैसला हम लोग सभी। एक बात मैं और बात देता हूँ कि पूरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम आप दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छा से समझने वाले हैं, सियासत को, जितने बड़े फैसले हुए किसी ने, मीडिया ने फोरकास्ट नहीं किया कि फला काम करने जा रही है। बिल्कुल ठीक। नोटबंदी थे, अरुण जेटली वित्त मंत्री, शायद उनको भी पता नहीं था कि नोटबंदी का फैसला पीएमओ ने ले लिया है, जो ऐसी वर्किंग है। लेकिन हाँ, अभी सम्राट चौधरी सामाजिक समीकरण से, लवकुश समीकरण से वो फिट बैठते हैं, और उनका नाम आज की तारीख में मुझे लगता है 90% एबव अभी उन्हीं को सीएम बनने की संभावना मुझे दिखती है। लेकिन क्या फिर जेडीयू की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जेडीयू अपने कार्यकर्ता, अपना संगठन, वो मजबूती तब तक है जब तक नीतीश कुमार यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए तो वो जेडीयू की पकड़, वो मजबूती, क्योंकि बहुत सारे विरोधी तो ये भी कहते हैं कि देखिए आप जिन जिन ने गठबंधन किया उनकी पार्टियां टूट गई, उनकी पार्टियों को, ज्यादातर नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया, लालच दे दिया। क्या जेडीयू अपने आप को बचा कर रख पाएगी? देखिए, अभी तो ये बात कब हो रही थी, ये बात हो रही थी हु आफ्टर नीतीश, तो अभी तो नीतीश हैं, नीतीश राज्यसभा में जा रहे हैं, सीएम का तो पद छोड़े हैं, न राजनीति से वो अलग हो गए। और जैसा अभी मनीष जी बता रहे हैं कि केंद्र में उन्हें एक बड़ा दायित्व मिलता है, हालांकि केंद्र में कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री विभाग मिलेगा, आज तारीख में वहां एक कोई परफॉर्मर मंत्री के रूप में गडकरी की चर्चा होती है, लेकिन चलती किसकी है? एक राजनाथ सिंह जी की प्रतिष्ठा, नहीं तो अमित शाह, प्रधानमंत्री के बाद किसी एक मंत्री की सबला सर्वाधिक, संगठन में, सरकार में कोई चलती बनती है तो अमित शाह जी की है। तो इसलिए कोई केंद्र में बिहार से अभी कई 5-6 मंत्री, चाहे वो ललन सिंह हो, जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, तो मंत्री भर हैं, क्या बिहार को इन लोगों का बड़ा योगदान हो रहा है? इसलिए नीतीश जी जो ही सीएम पद से हटेंगे तो बिहार के लिए केंद्र से को क्या विशेष राज्य का दर्जा लेकर आ जाएंगे? आज बिहार जिस घोर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, कोई क्या केंद्र सरकार ने जो बिहार को लोन दे रखा है कुछ 100 साल के लिए, उसको एविडेंस में डालेगी या माफ कर देगी? ये कुछ ऐसे फैसले हैं, यदि प्रधानमंत्री से उनके अभी अच्छे संबंध हैं, आपने देखा चुनाव में जिस ढंग से दोनों की, प्रधानमंत्री की और सीएम नीतीश कुमार की केमिस्ट्री थी, तो बिहार अपेक्षा भी करता है। आप 2047 में यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, आप बिहार जहां खड़ा है, जो अपने संसाधन से कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी और सूद अदायगी नहीं कर सकता है, उसके लिए तो विशेष कुछ केंद्र को करना होगा। आज बिहार जहां फंसा है उसमें अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसे जनादेश मिला तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी, जो भरोसा जनता ने किया। आप तो कह रहे हैं कि जनादेश मिला था नीतीश जी को 5 साल के लिए, तो 3 महीने में क्यों बदलाव हो रहा है? अभी गलत, जनादेश मिला था बीजेपी, जदयू सहित वो 5 दलों को, उसमें नीतीश जी चेहरा थे, नीतीश जी परफॉर्मर थे। हर कोई सीएम होता है, उसके चेहरा पर तो चुनाव होता ही है, लेकिन ये टोटल जो विजय मिली, 202 सीट मिली, वो सीट नीतीश कुमार के कारण मिली, ऐसा कहना मुझे लगता है कि वास्तविकता से नजरअंदाज करना हो। एक संयुक्त परिणाम है। हाँ, नीतीश, मैं तो आपसे कहा कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति, अब तो लालू जी चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं जहां वो जिस पड़ाव पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जोर का अभी कोई चेहरा, कोई उनका इस तरह का नहीं है बिहार में। अब अभी बिल्डअप करना है अपने को सम्राट चौधरी को काम करके। नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि बनाई अपने काम से, 20 साल के काम में बनाई, चाहे केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, तो अभी एक बड़ी चुनौती है कि बिहार को जो संभालेगा उसको, बिहार को जिस नक्शे कदम पर नीतीश कुमार ने किया है, जो 7 निश्चय के तहत बिहार को हर क्षेत्र में एक विकसित प्रदेश बनाने की भरसक कोशिश की है, तो आने वाले वर्ष में जब भाजपा का कोई पहली बार सीएम होगा तो उसके सामने नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। इसलिए कि हम संसाधन से, साधन से, और केंद्र को कुछ ज्यादा ही, जिसको कहते हैं बरदस्त देना होगा। उस जिस फॉर्मूले से सेंट्रल टैक्स में 41% का टैक्स मिलता है, बिहार को उससे काम नहीं चलने वाला है। बिहार के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, कुछ और भी। यहाँ तो लाखों लोग, 50 लाख से अधिक लोग यहाँ मजदूरों का हर साल पलायन होता है मजदूरी के लिए। आप कहीं कोई देखिए, घटना दुर्घटना होती है तो बिहारी मजदूर मरते हैं।
तो बिहार के रोजी रोटी के लिए काम रोकना होगा। कृषि प्रधान बिहार है और कृषि की स्थिति है कि धान की उपज होती है सवा लाख खरीद होती है 30-35 हजार मीट्रिक लाख टन। तो कुल मिलाजुलाकर बिहार बहुत डिस्ट्रेस स्थिति में, वो तस्वीर नहीं। हाँ, हम लालू प्रसाद के कार्यकाल से तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने एक बेटर चेंज किया। और फर्स्ट 5 ईयर्स तो खासकर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, जिसको उस समय हम जंगल राज कहा करते थे, एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। लेकिन आज की तारीख में निश्चित एक ठहराव सब आ गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि राजहित में भी ये बदलाव कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है और एक सुखद भविष्य की ओर ले जा सकता है। आप बदलाव को अच्छे संकेत के तौर पर देखते हैं अब सीएम के फेस के लिए दावेदारी किसकी होती है, बीजेपी किसे आगे करती है, और लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बिहार से आ रही हर बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे आगे भी।